आज हम ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पद परिचय। क्या नाम है उसका? पद परिचय। तो बच्चों आप लोग ये समझ लो कि ये जो पद परिचय टॉपिक है ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है ना। आप लोग हिंदी में 3rd क्लास से लेकर के और 9th क्लास तक जो जो हिंदी ग्रामर में पढ़ते हो उसी की पूरी समरी है ये। उसका एक नया नाम दे दिया गया पद परिचय। 3rd से लेकर 9th क्लास तक में जो जो आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा है वही हो जाता है पद परिचय। अब आप लोग क्या पढ़ते हो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th में? आप लोग पढ़ते हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, ये सब चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के माध्यम से हमको शब्द का परिचय देना है। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, पद यानी शब्द, शब्द का इंट्रोडक्शन देना ही पद परिचय है। जैसे मैंने बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपना नाम बताएंगे, अपने गांव शहर का नाम बताएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम बताएंगे, ठीक है ना। आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे, है ना, एजुकेशन बताएंगे, क्या करते हैं मम्मी पापा, क्या करते हैं, ये आपका परिचय हो जाता है। तो इसी प्रकार हमको पद का परिचय देना होता है। पद का परिचय किस आधार पर ध्यान देना होता है? व्याकरण के आधार पर पद का परिचय देना होता है। जिस शब्द का परिचय देना होता है उस शब्द के नीचे अंडरलाइन रहती है कि जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है या अंडरलाइन है उस शब्द का परिचय दीजिए। तो उस शब्द का परिचय हमको किसके किसके आधार पर देना होता है? मैं यहां पर लिख रहा हूं, शब्द का परिचय देना होता है ना। देखिए कि वो कहीं संज्ञा तो नहीं है। अगर संज्ञा है तो बता दीजिए कि ये संज्ञा है। अगर वो सर्वनाम है तो बता दीजिए कि वो सर्वनाम भी है ना। अगर वो क्रिया है तो बता दीजिए कि क्रिया है, या विशेषण है तो विशेषण के आधार पर परिचय देना होता है अगर वो विशेषण है तो, या फिर क्रिया विशेषण है ना, इसके आधार पर भी परिचय दिया जा सकता है। फिर लिंग, वचन, कारक, अव्यय, ठीक है ना। इन सब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग भी बता सकते हो। अगर किसी शब्द में प्रत्यय उपसर्ग है तो प्रत्यय उपसर्ग, है ना। पुरुष, प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, कौन सा पुरुष है, हम ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। 9th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 5th में भी पढ़ा। तो उसी का मिला जुला रूप है पद परिचय, ठीक है ना। मतलब पद परिचय में इन सभी चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम पद परिचय दे पाएंगे, है ना। कि किसी कोई शब्द को अगर पूछा जा रहा है कि इस शब्द में का पद परिचय दीजिए, तो हमें पता रहना चाहिए कि व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है कि क्या है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के द्वारा हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम ने रावण को मारा। अब राम शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया कि इस शब्द का पद परिचय दीजिए। जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन रहेगी उसी शब्द का पद परिचय देना होता है। राम शब्द का परिचय देना है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है राम शब्द का पद परिचय, है ना। अब परिचय देने के लिए हमको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। या आप कहीं अलग से नोट कर सकते हैं रफ में इन टॉपिक को और सबको मैच करते जाओ कि राम ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, और जो हो लिखते जाओ कि राम ये चीजें हैं, है ना, व्याकरण की दृष्टि से। तो देखिए संज्ञा, पहले देखो राम जो है संज्ञा है कि नहीं है, तो हमें पता है राम यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो राम जो है संज्ञा है, तो राम का पहला परिचय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। एक शब्द का जरूरी नहीं कि एक ही परिचय होगा, एक शब्द के 2 3 4 5 परिचय भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही शब्द में व्याकरण के कई सारे गुणधर्म समाहित हो सकते हैं। जैसे राम संज्ञा भी है, अब सर्वनाम तो होगा नहीं। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर वो शब्द संज्ञा है तो सर्वनाम कदापि नहीं हो सकता, और अगर वो शब्द सर्वनाम है तो संज्ञा कदापि नहीं हो सकती, ठीक है ना। संज्ञा है तो ये सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम को फिर इग्नोर करो। क्रिया भी नहीं है, क्योंकि अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा क्रिया भी नहीं हो सकती, क्योंकि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी को हम संज्ञा कहते हैं, और क्रिया में किसी काम करने का बोध होता है। तो क्रिया और संज्ञा का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है ना। यानी जो संज्ञा है ना तो वो सर्वनाम हो सकता है ना ही वो
क्रिया हो सकता है। विशेषण भी नहीं है, क्योंकि विशेषण वो होता है जो विशेषता बताए, किसी शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अगर मैं बोलता मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो राम की फिर वो विशेषता हो जाती कि राम कैसे है, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द फिर विशेषण कहलाता। लेकिन अभी यहाँ पर विशेषण नहीं है, राम शब्द विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण भी नहीं है। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया की विशेषता बताए कैसे, जैसे वह पढ़ता है, तो पढ़ने का काम तो हो रहा है कि पढ़ता है, लेकिन कैसे पढ़ता है, अभी पढ़ने की विशेषता नहीं बताई जा रही है। लेकिन मैंने बोला कि वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो अब पढ़ने की विशेषता बताई जा रही है, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि धीरे धीरे पढ़ता है। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाए तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर राम क्रिया विशेषण भी नहीं है। लिंग, अब आ जाइए लिंग। हमें पता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमें पता है कि राम जो है मेल है, मेल यानी पुल्लिंग है, तो ये दूसरा पहचान हो गई, इसका दूसरा परिचय हो गया पुल्लिंग। ठीक है, फिर आ जाइए वचन। वचन भी पता है, एक वचन, ठीक है ना, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो क्योंकि एक राम की बात की जा रही है तो एक वचन है, तो वचन में भी इसका परिचय निकल आए कि ये एक वचन है। ठीक है, और देखिए कारक, कारक भी है, कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं, सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है उसी ही कर्ता कहते हैं, यानी जो काम करता है वही करता है और जो काम नहीं करता वो अकर्ता है। हम बोलते हैं ना, परिवार में बोल देते हैं, जो बच्चा या घर में कोई व्यक्ति काम नहीं करता उसको बोल देते हैं बड़ा अकर्ता निकला। तो अकर्ता मतलब काम ना करने वाला, और कर्ता मतलब काम करने वाला। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, राम, राम के द्वारा काम किया जा रहा है ना, तो राम हो गया कर्ता कारक। तो यहाँ पर कारक भी निकल आया कि ये कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक की एक पहचान और होती है कि कर्ता कारक के बाद ने का चिन्ह प्रयोग होता है, कर्ता ने, वो चिन्ह आप पढ़े होंगे कारक चिन्हों की टेबल। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, है ना, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पे पर संबोधन हे वो अरे। तो कर्ता की पहचान हो गई ने, या कभी कभी कुछ भी चिन्ह नहीं होता कर्ता के बाद, जैसे राम रावण को मारते हैं, राम रावण को मारते हैं, तो राम के बाद कोई चिन्ह नहीं है, नहीं, लेकिन काम करने वाले रावण ही हैं, सॉरी काम करने वाले राम ही हैं, यानी काम राम के द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए वो कर्ता कारक कहलाएगा। ठीक है ना। अव्यय, अव्यय यहाँ पर कोई नहीं है। प्रत्यय उपसर्ग, राम में ना कोई प्रत्यय है ना कोई उपसर्ग है। पुरुष, अब आता है पुरुष। हिंदी में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशु, पक्षी, कोई भी व्यक्ति हो, यानी कोई भी संज्ञा हो, वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती है। और सर्वनाम में वह, वह मतलब ही या शी, वह मेल के लिए भी और वह फीमेल के लिए भी, तो वह सर्वनाम और कोई भी संज्ञा प्रथम पुरुष में आती है। मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम, यू, है ना, तुम या तुम दोनों या तुम सब, वचन कोई भी हो सकता है, लेकिन तुम शब्द जो होता है वो मध्यम पुरुष में आता है। और उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, ठीक है ना, आई, मैं, हम दोनों, हम सब, वचन कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं और मैं से बने शब्द जो होते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। तो यहाँ पर राम चूंकि संज्ञा है, और जैसा कि मैंने बताया कि संज्ञा शब्द हमेशा प्रथम पुरुष में आते हैं, तो राम जो है पुरुष भी हो गया। कौन सा पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार राम शब्द का ये परिचय हो गया, पद परिचय, कि राम ये चीजें हैं। व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना है, आप ऐसे परिचय मत दे देना कि राम सीता के पति, पहला परिचय। दूसरा परिचय दशरथ के बेटे, ठीक है ना। तीसरा परिचय लक्ष्मण के बड़े भाई, ठीक है ना। चौथा परिचय जनक जी के दामाद। तो ऐसा परिचय नहीं देना है, परिचय हमको व्याकरण की दृष्टि से ही देना है, इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए परिचय देना है कि इनमें से क्या है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है बच्ची गाय को रोटी खिलाती है। बच्ची गाय को रोटी खिलाती है। अब यहां पर मान लीजिए मैंने गाय के नीचे अंडरलाइन कर दिया कि गाय का परिचय दीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर इन्हीं बेस पे परिचय निकालेंगे, ठीक है ना। गाय का परिचय क्या है, सबसे पहले संज्ञा देखो, तो संज्ञा है क्योंकि गाय एक पशु है, और मैंने बोला कि पशु, पक्षी, प्राणी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, ये सब संज्ञा कहलाती हैं। तो संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर गाय की कैटेगरी बताई गई है ना, दुनिया भर की सभी गाय गाय ही कहलाएगी, वो गाय एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगर गाय का नाम होता कि कबरी गाय, जर्सी गाय, दुधारू गाय, ये गाय वो गाय, गाय की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल उसकी प्रजाति लिखी होती तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिंपल गाय लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो गाय क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या है? सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, लिंग। लिंग क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? गाय स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं? गाय जाती है, गाय आती है, गाय खाती है, ये तो नहीं बोलते कि गाय आता है या गाय खाता है ना? स्त्रीलिंग है, तो क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। अब देखो वचन, वचन कितने कितने गाय को रोटी खिलाती है? अगर बहुत सी गाय होती तो लिखा रहता कि बच्ची गायों को रोटी खिलाती है, लेकिन गाय लिखा है मतलब एक गाय के लिए बात की जा रही है, यानी एक वचन है। ठीक है। अब कारक देखो इसमें कौन सा है? गाय को, जब किसी शब्द के बाद को का चिन्ह आ जाए, गाय को, गाय के बाद में को का चिन्ह आ जाए, तो जब किसी शब्द के बाद को का चिन्ह आ जाए तो आंख बंद करके लिख सकते हो कि वो कर्म कारक है, यानी गाय यहां पर कर्म कारक है। गाय क्या है? कर्म कारक है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह ही होता है को, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, और कर्म का चिन्ह होता है को। दूसरी सबसे बड़ी पहचान कर्म को पहचानने की ये है कि मन में क्वेश्चन करो किसको या फिर क्या, दो क्वेश्चन करने पर अगर आंसर मिलता है तो वही कर्म है। जैसे मैंने बोला बच्ची किसको रोटी खिलाती है, किसको का क्वेश्चन किया तो क्या आ गया? गाय को, आंसर आ गया गाय को। तो जो आंसर मिलेगा किसको या क्या का क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलेगा वही आंसर ही कर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखो, दूसरा एग्जांपल, वह पुस्तक पढ़ता है। अब क्वेश्चन करो वह क्या पढ़ता है, तो क्या का आंसर आ गया? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक वहां पर कर्म है। अब दूसरे शब्दों में बोला बच्ची रोटी खिलाती है, अब किसको खिलाती है? कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें कर्म नहीं है। हालांकि इस सेंटेंस में दो कर्म भी है, क्योंकि किसको का भी आंसर आ रहा है और क्या खिलाती है का भी आंसर आ रहा है। क्या खिलाती है? रोटी खिलाती है, तो इसमें दो कर्म है वैसे, ठीक है ना? एक कर्म गाय भी है, दूसरा कर्म रोटी भी है। किसको खिलाती है? गाय को खिलाती है। क्या खिलाती है? रोटी खिलाती है, यानी किसको और क्या दोनों के आंसर इसमें हैं, यानी दो कर्म हैं। तो जिस सेंटेंस में दो कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं, यानी दो कर्म वाली क्रिया, ठीक है? एक होता है सकर्मक जिसमें एक कर्म रहता है, एक होता है अकर्मक जिसमें कर्म रहता ही नहीं है, और एक होता है द्विकर्मक जिसमें दो कर्म रहते हैं। तो ये कर्म कारक हो गया। और देखो फिर क्या है? वचन, गाय को रोटी खिलाती है। अगर बहुत सी रोटियां होता तो बहुत सी रोटी होती तो रोटियां होता कि रोटियां खिलाती है, रोटी खिलाती है मतलब एक का बोध हो रहा है। अच्छा, ये एक वचन तो हो गया, ठीक है ना? कर्म कारक भी हो गया, ठीक है? अब क्या है? प्रथम पुरुष। मैंने बोला ना कि कोई भी जो व्यक्ति वस्तु होता है वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी क्या होता है? प्रथम पुरुष के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार पद परिचय दिया जाता है। किसी भी शब्द का पद परिचय देने के लिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वैसे है तो बहुत बड़ा। वैसे अगर हम कहा जाए तो इससे बड़ा टॉपिक कोई है ही नहीं आपकी संस्कृत हिंदी ग्रामर में, और वैसे कहा जाए दूसरे शब्दों में तो इससे छोटा कोई टॉपिक नहीं है ना? अगर ये चीजें आपको आती हैं तो सबसे छोटा टॉपिक है, और अगर ये चीजें नहीं आती हैं आपसे तो सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पहले आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना? संज्ञा, उसके टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम के टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, क्रिया के टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, इन सब चीजों के टाइप्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आ पाएगा। तीसरा एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं अपन। सरिता विद्यालय जाती है। अब इसमें मैंने जाती है के नीचे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना? अब जाती है का पद परिचय देना है, ठीक है ना? तो जाती, अब हमको पता है कि जाती है तो क्रिया है, वर्ब है ना? संज्ञा सर्वनाम देखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे लिखो ये क्या है? क्रिया है, ठीक है? क्रिया हो गई। अब जाती है, जाता है नहीं है, जाती है मतलब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया ना, क्योंकि जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग मानी जाएगी, ठीक है ना? तो क्रिया है लेकिन स्त्रीलिंग की क्रिया है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना? एक चीज आप मतलब ये क्लियर कर लेना कि जिस लिंग में सब्जेक्ट होगा अपना
करता होगा उसी लिंग में क्रिया होगा। अगर यहाँ पर होता मोहन तो फिर हो जाता विद्यालय जाता है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि एक सरिता है, सरिता नाम की एक लड़की है, तो क्रिया भी एक वचन होगा, ठीक है ना, एक वचन। और जाति है यानी ये प्रेजेंट टेंस है ना, वर्तमान काल है। ऐसा नहीं है कि जाति थी या जाति होगी, हमें टेंस भी देखना रहता है कि क्रिया जो है किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो विद्यालय जाती है मतलब वही प्रेजेंट की बात की जा रही है, यानी ये वर्तमान काल है, ठीक है। तो हमको उसका काल भी बताना पड़ता है कि ये वर्तमान काल है, ठीक है। तो इस प्रकार पद परिचय दिया जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। इस चीज में आपको प्रैक्टिस ही काम आएगी, क्योंकि ये चीजें तो मेरे हिसाब से आपको आती होंगी, बस शब्द को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आप काफी सारे एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करें, खुद से एग्जाम्पल बनाएं, खुद से वर्ड में अंडरलाइन कर लें और फिर उसका पद परिचय दें, या फिर गूगल से हेल्प ले सकते हैं एग्जाम्पल की, या फिर आप अपनी बुक से ले सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।